नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता। सपनों के शहर मुंबई में उगता हुआ सूरज पूरे शहर को आबाद कर रहा था। बाजार के एक ही दुकान पर सैकड़ों लोग की भीड़ जमी हुई थी, जहां रमैया और प्रेरणा नाम की दो सास बहू एक बड़ी सी दुकान में नारियल पानी बेचने का व्यापार कर रही थीं। नारियल पानी, ताजा मीठा नारियल पानी ले लो। अरे काकी, धंधे का समय हो रहा है, जल्दी से मेरे 100 नारियल गिन दो। अरे संवत दे रहे हैं, जरा सब्र का बांध रखो, ग्राहक तो निपटा ले। अरे काकी, अब आपकी तरह मेरा नारियल पानी का भरपूर दुकान तो रहा नहीं। ठेले पटरी वाले दिन भर क्या कमाई कर पाते हैं, ये तो आप बखूबी समझती होंगी। अब आपका तो जमा जमाया कारोबार है। ये ले तेरे 100 नारियल। आज के नारियल लबालब पानी से भरा हुआ है। संवत नारियल को अपने ठेले पर लाद कर फेरी के लिए निकलता है। दूर खड़ा रौनित नाम का शख्स ये सब देख रहा था। जरा एक नारियल पानी देना। ये लो साहब, 20 रुपया हुआ। आपके वेशभूषा और बातचीत को देखकर तो मुझे ये जान पड़ रहा है जैसे आप अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती हैं। फिर आप ये नारियल पानी बेचने का काम क्यों कर रही हैं? बेटा, कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर छोटी है तो सोच। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं पिछले 1.5 घंटे से आप दोनों को दूर खड़े देख रहा था और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि काफी ज्यादा मांग है आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की। यहाँ तक कि ठेले वाले भी आपसे नारियल हैं। आप इतना सस्ता नारियल बेचती हैं तो इस दुकान का भाड़ा, किराया और महीने में क्या बचता है आपको? नारियल पानी की दर घटाकर उनकी बिक्री 4 गुनी होती है, जिसे हमको कोई घाटा नहीं होता। हम आसानी से प्रतिमाह इस नारियल पानी की दुकान से लाखों की कमाई करते हैं। दरअसल मैं एक रिपोर्टर हूँ। क्या मैं आप दोनों सास बहू के नारियल पानी की सफलता की कहानी जान सकता हूँ? इससे गरीब तबके के लोगों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ये जानकर किसी भी गरीब का जीवन बदल सकता है तो हम जरूर बताना चाहेंगे। हम सास बहू के नारियल पानी के इस बड़ी सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। पति की मृत्यु के बाद रमैया ने अपने बलबूते पर अपने बेटे विराज को पढ़ाया लिखाया। उसकी जी तोड़ मेहनत ने गहरी छाप छोड़ी और विराज को पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर नौकरी मिल गई। माँ माँ माँ, ये लो मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में मेरे लाल, और तू आज इतना चहक क्यों रहा है? माँ, मेरी नौकरी लग गई। अब से आपका बेटा सरकारी मुलाजिम कहलाएगा। नौकरी तो आसानी से मिल गई, अब तेरे खातिर छोकरी भी खोजनी पड़ेगी मुझे। क्या माँ, आपको भी मेरी खिंचाई करने के लिए कुछ और विषय नहीं मिला? सरकार की ओर से विराज को एक बड़ा सा घर, गाड़ी, सबकी सुख सुविधा मिल जाती है। कुछ ही महीनों में रमैया प्रेरणा नाम की एक होनहार लड़की से विराज की शादी कर देती है। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे, मगर अल्प दिनों के भीतर मानो उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक रोज घर लौटते वक्त विराज की एक सड़क दुर्घटना हो गई। वो बुरी अवस्था में घायल पड़ा रहा। कुछ लोगों की सहायता से वो अस्पताल पहुंचाया गया। रोते बिलखते माँ और बीवी भी अस्पताल आई। डॉक्टर, कहाँ है मेरे पति? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, इंजरीज काफी हैं, इमीडिएटली ऑपरेशन कराना होगा। 20 लाख रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिए। डॉक्टर, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू पैसे का बंदोबस्त करके अस्पताल में जमा कराती हैं। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? कुछ कहते क्यों नहीं? आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस कदर दोनों सास बहू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 10 दिन बाद, माँ जी, अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पूरी जमा पूंजी, गहने, पैसे, सब कुछ तो हमने विराज को बचाने में झोंक दिया, मगर वो हमें अकेला छोड़ गया। उसी पल काले पोश पहने हुए एक शख्स उनके घर आकर कहता है, मिसेज विराज सिंह प्रेरणा। जी कहिए। मैं कोर्ट की ओर से आया हूँ। आपके पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनका पद और ये घर अब किसी और के भागीदारी में जाएगा। आपको फौरन इस घर से निकलना पड़ेगा। वकील साहब, इतना तो सोचिए कि हम बेसहारा औरतें जाएंगी कहाँ? देखिए, कोर्ट को उससे कोई वास्ता नहीं। रहने दीजिए माँ जी, आज के जमाने में कानूनी दलाल जगह जगह मिलेंगे। वो दोनों कपड़े की गठरी लिए समंदर किनारे आ जाते हैं, जहाँ कतार में खड़े सैकड़ों नारियल के पेड़ लहलहा रहे थे। प्रेरणा उन्हें गौर से निहार रही थी। माँ जी, आपने कभी नारियल के पेड़ पर चढ़ाई की है क्या? बहू,
यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, न पेट में एक दाना है न सर पर छत, और तुझे काम की बात न सोचकर नारियल की चढ़ाई जैसी बातें करके दिन गंवाने का शौक चढ़ा है। माँ जी, अगर हम सास बहू चाहे तो इन नारियल को अपने कमाई का स्रोत बना सकते हैं। हम गांव के रहने वाले हैं जो पेड़ की चढ़ाई बखूबी जानते हैं। आज रात इन सभी नारियल को तोड़कर हम इससे पूंजी जोड़ सकते हैं। आधी शाम होते ही पर्यटक का आना जाना खत्म हो जाता है और समंदर भी शांत हो जाता है। प्रेरणा चौकन्ना होकर पेड़ पर चढ़कर उन सभी नारियल को तोड़ लेती है। कल ये नारियल पानी हमारे सफर को तय करेगा। पंछियों के चहचहाट के साथ सवेरे पर्यटकों की तामझाम शुरू होती है। सास बहू एक नारियल के पेड़ की छांव में बैठकर नारियल पानी बेचने लगते हैं। ताजा मीठा नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो और बीमारियों को दूर भगाओ। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा जल्दी से 2 नारियल पानी देना। ये लो मीम साहब, सास बहू स्पेशल नारियल पानी। कितना हुआ? 50 रुपए मीम साहब। समंदर की लहरों का मजा लूट रहे पर्यटक थके मंदे उन सास बहू के पास आकर नारियल पानी खरीदकर प्यास बुझाते हैं। बढ़ते दिन के साथ उनकी कमाई दोगुनी हो जाती है। अब वो एक भाड़े का घर खरीद कर वहाँ गुजर बसर करते हैं। माँ जी, अब हमारे पास इतना दाम तो जुड़ चुका है कि हम एक ठेला खरीदकर आसान तरह से नारियल पानी बेच सकते हैं। मगर बहू, समंदर किनारे हमारे नारियल पानी की बिक्री चल पड़ी है। प्रतिदिन कितने ही पर्यटक हमसे नारियल पानी खरीदते हैं। क्यों ना हम में से एक जना समंदर किनारे पर्यटकों से नारियल पानी बेचने का व्यापार करे और एक ठेले पर नारियल पानी की फेरी करे, तो कमाई हमारी दुगनी होगी। सास बहू 2 भागों में बंटकर नारियल पानी बेचना शुरू करती है। जहाँ रमैया भोर की पहली किरण को समंदर तट पर नारियल पानी बेचती, तो वहीं प्रेरणा रिहायशी इलाके में नारियल पानी बेचने लगी थी। सास बहू के नारियल पानी ले लो, ताजा मीठा लबालब नारियल पानी ले लो, सस्ता नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाली, जरा ठहरो तो, नारियल पानी पिला देना, और हाँ, मलाई वाला नारियल पानी देना। जी जरूर, ये लीजिए, 50 रुपए जोड़ा। सुनो, कल से हर दिन मेरे घर 2 नारियल पानी दे जाना। सास बहू की कड़ी मेहनत उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाती है। नारियल पानी की कमाई से उन्होंने एक आलीशान घर खरीदा और बचे हुए पैसे से समंदर किनारे नारियल पानी की बड़ी दुकान खोल ली। माँ जी, अब से हम सास बहू नारियल पानी का दाम घटाकर उन्हें बेचेंगे। उससे ठेले वालों को मंडी की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और उनका जो समय बचेगा उसे उनकी कमाई पर अच्छा असर होगा। आप दोनों सास बहू की कभी ना हारने वाली बुलंद सोच ने ही आपके नारियल पानी के छोटे से व्यापार को बुलंदी के मजबूत शिखर जितनी सफलता दी है। वो रिपोर्टर उनकी इस सफलता की खबर को अखबारों की सुर्खियों में दर्ज कराता है, जिसे सास बहू का नारियल पानी की दुकान और ज्यादा पहचानी जाने लगी थी। माँ जी, यकीन करना मुश्किल है ना कि कल तक जिस सास बहू को गली के लोग नहीं जानते थे, आज उन्हें सारा शहर जानता है। इस सफलता के पीछे हम सास बहू की एकता जो छुपी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर करने वाले की लगन सच्ची हो तो सफलता खुद ही उनके कदम चूमती है। जो नारियल पानी बेचने वाली सास बहू की सफलता की ये कहानी साफ तौर से दर्शाती है। एक सास की 5 विदेशी बहू। कुंती के 5 बेटे थे, जिसे उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के साथ आगे पढ़ने के लिए अलग विदेशों में भेजा था। जैसे कि बड़ा बेटा समीर फ्रांस में था, तो वहीं दूसरा बेटा राजीव स्पेन गया था, तीसरा बेटा रूपम इटली, तो चौथा बेटा कोरिया और अंतिम 5वां बेटा सऊदी अरब गया था। देर शाम कुंती अपने घर के आंगन में पड़ोसन मंगला के साथ बैठी गप्पे लड़ा रही है। पूरे 2 बरस गुजर चुके हैं तुम्हारे 5 पांडव को देखे हुए। कब आ रहे हैं वो? राम जाने कब आएंगे मेरे 5 अनमोल रतन। जब से भारत से गए हैं विदेश के होकर रह गए हैं। इस बार किसी भी तरह उन 5 के पैरों में बेड़ियां डालनी है। दोनों पड़ोसी बातें कर ही रही थीं कि तभी उनके 5 बेटे घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, जिनके आजू बाजू में 5 नए चेहरे भी शामिल होते हैं। ओ एनियंग बैंजर, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे कपूतो, कौन है ये 5 नमूनी? कुंती, 5 की गोरी चमड़ी देखकर तो लग रहा है कि ये 5 विदेशी हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि तेरे 5 अनमोल रतन के बगल में खड़ी क्या कर रही हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कहां से धर पकड़ कर लाए हो इन विदेशनों को? माँ,
ये पांचों आपकी बहू हैं। डार्लिंग माँ को हेलो बोलो। होला, ग्रेसिया, बैंजरा। अरे बताई तो ये पांचों विदेशन क्या अगड़म बगड़म बक रही हैं? ये पांचों अपनी अपनी भाषाओं में आपको हेलो बोल रही हैं। ये सुनकर कुंती सर पर हाथ धरे जमीन पर ठस से बैठ जाती है और कुम्हलाते हुए कहती है, हाय रे मेरे फूटे करम, एक तो घर में 5 विदेशी बहू आ गई, ऊपर से इनकी 5 तरह की बोली बचन तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। एक हेलो को होला बोलकर मेरे कलेजे पर आग का गोला बरसा रही है, तो दूसरी ग्रेजिया भजिया तल रही है, तीसरी की बोली तो ओ पर अटकी है, और चौथी जाने किस बंजारा टोली से छूट कर आई है कि हेलो को बंजारा कहकर पुकार रही है। माँ, हम पांचों की एक पत्नी अलग अलग देशों से है, जहाँ हेलो को अलग अलग शब्द से पुकारा जाता है, जैसे फ्रेंच में बेंजर, कोरियन ने ओ, ऐसे ऐसे। जो होनी थी हो गई, मगर ये पांचों विदेशी बहू अब मेरे घर की इज्जत हैं। कुंती पांचों की आरती उतारकर उन्हें भीतर बुलाती है, जिसके बाद पांचों अपने कमरे में सोने चल देती हैं। वो सवेरे पांचों को रसोई घर में बुलाकर उनसे कहती है, मेरी पांचों विदेशी बहू, हमारे भारत में शादी के अगले दिन बहू की चूल्हा चढ़ाई की रस्म होती है। तुम पांचों को अपने देश का खाना बनाकर खिलाना होगा। चारों बहुएं कुंती का मुंह देखने लगती हैं, जिसे देख कुंती सिर खुजाते हुए कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरी पांचों विदेशी बहू को हिंदी भाषा से भेंट ही नहीं है। तभी कुंती की पांचवी बहू रुखसार कहती है, सासू मोम, मेरी को थोड़ा हिंदी समझ आता है। हे भगवान, तेरा भला है कि मेरी पांचवी विदेशी बहू के भीतर थोड़ा हिंदी तो है। जरूर इसकी माँ बाप में से कोई हिंदुस्तानी रहा होगा। कुछ ही देर के बाद कुंती की पांचों विदेशी बहुएं अपने अपने देशों की अलग अलग रेसिपी बनाकर कुंती के आगे परोसती हैं। अरे कौन सी खिचड़ी पका लाई हो तुम? पांचों के देश में यही घास फूस खाया जाता है क्या? तभी कुंती की स्पेनिश बहू कैट कहती है, सुवेग्रा, कोमेर कोमेर। जाने ये मेरी विदेशी बहू इस बार अपने हिलारियास भाषा में क्या बोल रही है। सुएग्रा। अरे इतनी विदेशी भाषा मुझे भी समझ में आती है, कोई शुगर की बीमारी नहीं है मुझको, तो ये सुएग्र की रट लगाना बंद कर। माँ, स्पेनिश में सास को सुएग्रा कहकर पुकारा जाता है और कोमेर खाने को कहा जाता है। हाँ हाँ, इतना तो मैं भी समझती हूँ। कुंती एक एक करके अपनी पांचों बहुओं के हाथों का खाना चखती है और कहती है, अरे वाह मेरी विदेशी बहुओं, खाना तो बड़ा लजीज बनाया है तुमने। ये सुन कुंती की कोरियन बहू झुककर उससे कहती है, गम साहब ने दा। अरे अब इसको क्या हो गया? ये खड़ी खड़ी 45 डिग्री का कोड क्यों बना रही है? कौन सा गम लग गया है इसको जो गमजदा बोली जा रही है? माँ, किम आपको धन्यवाद कह रही है। कोरियन के गम साहब निदा का मतलब होता है थैंक यू। समझ गई, जुग जुग जीती रहे। तेरी ये बीबी के बाप की रेसिपी बड़ी चोखी बनी थी। माँ, उसे बॉबी बॉब रेसिपी कहते हैं। हाँ वो तुझे समझ आ गया, बात बराबर। कुंती धीरे धीरे अपने पांचों विदेशी बहुओं के साथ घुलने मिलने लगी थी, मगर एक सवेरे उसके घर मोहल्ले की कुछ पड़ोसन दस्तक देती हैं। कैसी हो कुंती बहन? खबर मिली है कि तुम्हारे पांचों पांडव 5 विदेशी बहुएं लाए हैं, जरा हमें भी तो उनके दर्शन करा दो। अरे ये क्या, बिना इजाजत मेरे घर के अंदर में घुसी चली आ रही हो? क्यों री मंगला, तेरे पेट में एक बात नहीं पचती क्या? अरे अब तुम्हारी विदेशी बहुएं 7 समंदर पार करके जो आई हैं, तो सोचा क्यों ना मोहल्ले की औरतें भी दर्शन कर ले। कुंती की 5 बहुएं अपने अपने कमरे से बाहर निकल आती हैं और शोभना कहती है, अरे मंगला, ये पांचों तो सचमुच विदेशी निकली। पड़ोसनों को देख कुंती की पांचों विदेशी बहुएं एक कतार में खड़ी होकर कहती हैं, मुशुगस्तो। मंगला देख, कुंती की बड़ी बहू कह रही कि तेरी मूछें आ गई हैं। तुझे कैसे पता कि ये यही कह रही है? अरे विदेशी है वो, क्या पता अपनी बोली भाषा में कुछ और ही बोल रही हो। प्रेगोगत्सी जल्दी नाइटे सीओयो। कुंती की इस विदेशी बहू की आंखें देखकर तो मैं साफ तौर से बता सकती हूँ कि चाइनीज है, हैं? सभी मिलकर पांचों का खूब मजाक बनाती हैं। तभी रुखसार कहती है, सेम ऑन यू। किसी की बोली का मजाक बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई? अरे दादा, ये विलायती तो एकदम से हमारी भाषा बोलने लगी। मेरी मानो कुंती, तो अपनी इन 5 विदेशी बहुओं को सर्कस में भर्ती करा दो, और नहीं तो जितनी जल्दी हो सके इनकी विदेश की टिकट कटवा दो, वरना ऐसे ही व्यंग का पात्र बनते रहो। सभी औरतें विदेश से आई कुंती की 5 बहुओं की अलग अलग भाषा का खूब ठट्टा उड़ाकर वहाँ से चल देती हैं। सुएग्रा एनिया प्रपोस। इजाबेल कह रही है कि आप चिंता में क्यों हैं?
चिंता तो है। अब मैं कुंती अपनी 5 विदेशी बहुओं को हिंदी भाषा सिखाकर उन्हीं से इन पड़ोसनों की चित्ता करवाऊंगी। कुंती अब हर दिन अपनी 5 विदेशी बहुओं को हिंदी की वर्णमाला से लेकर शब्द का पाठ पढ़ाने लगती है। और 1 महीने बाद बहू, तुम सब तैयार हो ना? जी सासू माँ। अगली ही भोर कुंती मोहल्ले की सभी औरतों को अपनी 5 विदेशी बहुओं की मुंह दिखाई का न्योता देकर आती है। शाम को चली कुंती देवी, हास्य कार्यक्रम शुरू करो। ऐसा क्यों कहती हो मंगला? अरे जब मुंह दिखाई की रस्म में कुंती की 5 बहू अपनी विलायती चोचलेबाजी शुरू करती तो मानो हंसी के फुहारे बरस जाते हैं। तभी एकाएक 5 बहू आकर बैठ जाती हैं। मुंह दिखाई खत्म होने के बाद मंगला कहती है, अरे रे, चली जरा कुछ नाच गाना हो जाए। हिंदी तो तुम्हें आती नहीं, तो अपनी गौरव की भाषा में कुछ सुना दो। किसने कहा कि हमको हिंदी नहीं आती? आज हम 5 नाचेंगे और गाएंगे भी। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे अचानक इन 5 विदेशी बहुओं में पटर पटर हिंदी बोलने का भूत सवार कैसे हो गया? क्यों मंगला, अब चुटकी नहीं लोगी? इससे पहले कि मेरे 5 विदेशी बहुओं हिंदी में तुम्हें सुनाना शुरू करें, दफा हो जाओ सारी की सारी। सभी औरतें फटाफट 9-11 हो जाती हैं, जिसके बाद किम कहती है, सारंगा योन स्वेग्रा, इसका मतलब है सासू माँ लव यू। आई लव यू टू मेरी 5 विलायती बहुओं। और इस तरह कुंती 7 समंदर पार करके आई अपनी विदेशी बहुओं के साथ खुशहाल तरह से रहने लगी। पैसों के पेड़ पर चुड़ैल। रात के अंधेरे में मदन और चमन दोनों हाथ में लाठी लिए जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी मदन कहता है, अरे भाई साहब, इतनी काली रात में हम लोग उस पेड़ के पास जा तो रहे हैं, तुम जानते हो वहाँ पर कितनी भयानक चुड़ैल है। अगर उसने हमें वापस आने न दिया तो हमारा क्या होगा? अरे भाई, तू डरता क्यों है? अबे तू नहीं जानता उस पेड़ पर कितने सारे पैसे हैं। एक बार उस चुड़ैल को मैं काबू में कर लूं, उसके बाद मैं उस चुड़ैल के पेट से खूब सारा पैसा निकाल लूंगा। पैसों की बात सुनकर मदन चुप हो जाता है और चुपचाप उसके साथ चलता रहता है। कुछ ही देर में वह दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत बड़ा विशाल पैसों का पेड़ लगा होता है, जिसके ऊपर कई सारे पैसे लगे होते हैं। पैसे देखते ही उन दोनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, जिसके बाद चमन से रहा नहीं जाता और वह लाठियां मार मार कर पेड़ के ऊपर से पैसे तोड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पेड़ के अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर प्रकट होती है और उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पैसे के पेड़ से पैसे चुराओगे? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चुड़ैल के पैसों के पेड़ से 2 भयानक टहनियाँ निकलकर बाहर आती हैं, जिसके बाद वह टहनियाँ मदन और चमन को जकड़ लेती हैं। तभी मदन कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस आदमी ने मुझे लालच दिया और उसकी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। अरे यही मुझे यहाँ पर लेकर आया है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दे। पाप करने वाले का साथ देने वाला भी पापी ही होता है। तुमने इस लालची आदमी का साथ दिया, अब तुम भी पापी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें जाने दो, हम बहुत गरीब हैं, हमें पैसों की जरूरत थी। मेरी पत्नी कौशल्या को कैंसर है, मैं उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। अरे मेरी मजबूरी समझो और मुझे जाने दो। चमन की बात सुनते ही चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नरमाई के साथ कहती है, तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपनी पत्नी के बारे में कितना सोचा और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हें इस पेड़ से जितने पैसे चाहिए तुम ले जाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ के ऊपर से खूब सारा पैसा नीचे गिरा देती है, जिसके बाद चमन और मदन दोनों मिलकर झोली में सारा पैसा भरकर वहां से गांव में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद चमन अपनी पत्नी के कैंसर का इलाज करवाता है और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मदन भी उन पैसों से अचानक से अमीर हो जाता है। गांव के सबसे फकीर आदमियों को अमीर होते हुए देख गांव के कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे हमारे गांव में ये सबसे गरीब है और जरा देखो तो सही, आज इसके पास धन दौलत सब कुछ है, आखिर ये सब एक ही रात में कैसे बदला? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों ना हमें इन्हीं से पता करना चाहिए कि आखिर ये एक रात में इतने अमीर कैसे हुए। तुम्हें क्या लगता है
कि तुम्हारे पूछने पर ये तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे? अरे ये तो हमें तिनके का भी पता नहीं चलने देंगे। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उनके ऊपर नजर रखने लगते हैं। एक दिन चमन मदन से कहता है, भाई देख, उस चुड़ैल ने हमारी कितनी मदद की, हमें उसे शुक्रिया अदा बोलने तो चलना चाहिए। तुझे पता है ना पिछली बार उस चुड़ैल ने हमारे साथ क्या किया था? क्या पता इस बार भी वो चुड़ैल गुस्से से आकर हम दोनों को मार ही डाले। अरे मेरी मजबूरी देखकर वो चुड़ैल रो पड़ी थी, भला वो कैसे हमें मार सकती है। चलो हमें उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने के लिए चमन और मदन दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। ये सब अमरेंद्र और सोमनाथ देख लेते हैं, जिसके बाद वह दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते चमन और मदन चुड़ैल के पैसे वाले पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वह पेड़ के सामने खड़े होकर चुड़ैल का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। चुड़ैल, आज हम तुमसे कुछ भी मांगने नहीं आए, दरअसल हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। हमारी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनके कई बार शुक्रिया अदा करने पर भी चुड़ैल निकलकर बाहर नहीं आती, जिसके बाद मदन चमन से कहता है, अरे भाई लगता है चुड़ैल आज पेड़ पर है ही नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तू सही कहता है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। चमन और मदन वापस अपने गांव की तरफ लौटने लगते हैं, लेकिन सोमनाथ और अमरेंद्र जब पैसों के पेड़ को देखते हैं तो उनके मन में खूब लालच आ जाता है। उस समय तो वह कुछ नहीं करते, लेकिन गांव में जाते ही अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें जंगल के अंदर पैसे वाले पेड़ के बारे में बताते हैं। अरे साथियों, उस पेड़ पर जितना पैसा है कि हमें कभी जिंदगी में कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना पैसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अगर हम सभी मिलकर उस पेड़ को ही काट कर ले आए तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गांव के कई लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, जिसके बाद वह दोनों गांव के लोगों को रात के समय चुड़ैल के पैसों वाले पेड़ के पास लेकर पहुंच जाते हैं। इतना पैसा देखते ही गांव के सभी लोग पेड़ के ऊपर झपट पड़ते हैं और पैसा तोड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र और सोमनाथ पैसे के पेड़ को ही काटना शुरू कर देते हैं। तभी उसके अंदर से चुड़ैल निकलती है और गुस्से से गांव के सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देती है। तुम इंसानों की फितरत कभी नहीं बदल सकती, तुम जैसे लालची इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकते। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के कई लोगों को मार देती है। चुड़ैल को देखकर सोमनाथ और अमरेंद्र दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुड़ैल अपने पेड़ की टहनियों के सहारे उन दोनों को जकड़ लेती है। अरे मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार दूंगी। चुड़ैल उन दोनों को अपने मुंह से निगलने ही वाली होती है कि वहाँ चमन और मदन एक तांत्रिक बाबा को लेकर पहुँच जाते हैं। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों द्वारा चुड़ैल को काबू में करते हैं और उससे कहते हैं, अरे चुड़ैल इन लोगों को क्यों मार रही है? छोड़ दे इन्हें, और इनकी शक्ल देख, इन्हें इनकी गलती का कितना पछतावा हो रहा है। नहीं छोड़ूंगी, मैं इन लालचियों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें जान से मार दूंगी। देख चुड़ैल, इन्हें मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें छोड़ दे, क्योंकि गलती करने से बड़ा माफी देने वाला होता है। इन्हें माफ करके तो इन्हें प्रायश्चित करने के लिए छोड़ दे। तांत्रिक की बात मानकर चुड़ैल उन्हें छोड़ देती है, जिसके बाद वे दोनों अपनी गलती का पछतावा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। 3 जादुई सब्जियां। बटू के किसान है, वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपत्ति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ।
वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ आर्या नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो काका, कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियाँ? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से सवाल सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दू कस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियाँ उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो,
अब ही ई 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा। ई हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहां सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई। घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती है। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों की बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुंच गए। क्यों ना आप 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सानवी एकदम सही कह रही है बटुक, किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है।